प्रेजुडिस इज ए फॉर्म ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड की ए बी सी तो सबको याद ही होगी। ए मीन्स अफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड, यानी हमारे इमोशंस और हमारे जज्बात। उसके बाद था सी कॉग्निटिव कंपोनेंट, यानी हमारी सोचें। और उसके बाद था बी यानी हमारा बिहेवियर, हमारा रवैया कैसा है। जैसे कि अगर किसी चीज के साथ हमारी इमोशनल अटैचमेंट है, एग्जांपल्स मैंने दी थी, जैसे कि कई दफा हम सोचते हुए बहुत ज्यादा इमोशंस से सोचते हैं, जज्बाती होकर सोचते हैं और हम जज्बाती तौर पर वाबस्ता होते हैं, तो हमारा जो एक्शन है, बिहेवियर है, वो हमारे इमोशंस के अंडर होता है। सम टाइम हम कुछ बिहेव कर रहे होते हैं, कोई काम करते हैं, तो दरअसल हम बहुत सोचो विचार से काम लेते हैं। हमने कहा बड़े अकल से मैंने फैसला किया ये वाला, और फिर अब मैंने ये तदब्बुर के बाद ये फैसला किया। इसका मतलब है कि कॉग्निटिव कंपोनेंट ट्रिगर हुआ हुआ है उस टाइम पे। तो सम टाइम हम कोई फैसले लेते हुए अकल इस्तेमाल करते हैं, कॉग्निशन का इस्तेमाल करते हैं, और कई दफा हम जज्बात का इस्तेमाल करते हैं, जज्बाती तौर पर होते हैं। इसी तरह से हमें जज्बाती तौर पर या अकली तौर पर एक तरह से इस्तेमाल भी किया जाता है। मसलन जब कहते हैं जहां ममता वहां डालडा, तो इसमें हमारे इमोशंस ट्रिगर हुए हैं कि हमारी वो अटैचमेंट जो हमारी मदर के साथ है वो डालडा के डब्बे से लगा दी गई। इसी तरह से जब हम कहेंगे दुनिया भर के जो डॉक्टर्स हैं वो ये रिकमेंड करते हैं, अब हमारा कॉग्निटिव कंपोनेंट कि ये चीज़ इसलिए करनी है कि ये सेहत के लिए अच्छी है, तो उसमें दलील आ गई, आर्ग्यूमेंट आ गया। तो जो प्रेजुडिस है ये भी एक फॉर्म ऑफ एटीट्यूड है। तासुब एक साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, जो कंस्ट्रक्ट होता है कोई चीज़ जो एब्स्ट्रैक्ट है, नजर नहीं आती। वैसे तो तासुब खुद से कुछ चीज़ तो नहीं है, ऐसे कंक्रीट चीज़ तो नहीं है जैसे कुर्सी, मेज, पेंसिल है, लेकिन ये हमारी एक साइकोलॉजिकल स्टेट है, और ये साइकोलॉजिकल स्टेट हमारा एक एटीट्यूड है। क्यों होता है, इसके अंदर कौन सी ए बी सी एटीट्यूड की इन्वॉल्व है, ये सारा हम इसको डिटेल से हम देखने लगे हैं। प्रेजुडिस कैन बी डिफाइंड एज in a variety of ways. Most social psychologists regard prejudice as a hostile attitude. Hostile एक गुस्से वाला, किसी चीज के बारे में हम इतना सोचते हैं कि हम उसके बारे में कोई राय कायम कर लेते हैं। होस्टाइल एटीट्यूड कोई राय कायम कर लेना टुवर्ड अ ग्रुप और पीपल एंड द इंडिविजुअल इन दैट ग्रुप। किसी ग्रुप के बारे में, यानी कई लोग इकट्ठे लोग हैं उनके बारे में, या उसके अंदर जो लोग हैं उनके बारे में। जैसे कि मुस्लिम्स के बारे में वेस्टर्न मीडिया एक नेगेटिव करता है, डिपिक्ट करता है, प्रेजुडिस्ड एटीट्यूड रखता है। हमने यहाँ पर मसलन कुछ कम्युनिटीज के बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव एटीट्यूड रखा होता है। मसलन कुछ कास्ट के लोग हैं, जट हैं, बट हैं, गुज्जर हैं, पठान हैं, सिख हैं, इनके ऊपर हमने अजीब अजीब लतीफ़े बना लेते हैं। तो ये वो जो लतीफ़े हैं हमारे, उनके बारे में वो इस चीज़ पे बेस्ड हैं कि हम उस ग्रुप के सारे लोगों को क्लमजी या क्रेजी या होस्टाइल या एंग्री समझते हैं। तो एक उस बात को हमने इतना किया हुआ है कि विदाउट अ सॉलिड आर्ग्यूमेंट, हमारे पास कोई रीजन नहीं है लेकिन हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं। प्रेजुडिस इज एन इमोशनल रिजिड एटीट्यूड। सख्त गिर है, रिजिड का मतलब होता है कोई चीज जो सख्त है, इमोशनल है, जज्बाती है, यानी वो कोई साइंटिफिक बुनियादों पर हम बात नहीं कर रहे, ना हमने कोई रिसर्च की है, ना कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, कोई बात नहीं है हमारे पास। सिर्फ हमने बस अपने जहन में बना लिया मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, उस किसी मेंबर के लोगों के बारे में एक जजमेंटल एटीट्यूड, प्री जजमेंटल, यानी हम जज कर रहे हैं उन लोगों को विदाउट कंक्लूसिव आर्ग्यूमेंट, हम उनके बारे में फेवरेबल या अनफेवरेबल एटीट्यूड बना रहे हैं। आलपोर्ट की 1954 की स्टडी है, वो ये कहते हैं द अरब हु इज प्रेजुडिस्ड टुवर्ड इजराइलीज नॉट ओनली holds a simplistic hostile attitude but ignores the distorted information and challenges that attitude। ये तो आलपोर्ट की स्टडी थी, हमें तो ये भी प्रेजुडिस लग रही है जो इन्होंने कोट की हुई है कि वह इसराइल और अरब्स का ही जिक्र है। हम ये कह सकते हैं कि समटाइम हम अपनी एथनिक माइनॉरिटीज़ में, जिस तरह यहाँ पर अफगानी आए थे, तो हमने ये कंक्लूड किया कि अफगानी यहाँ पर ड्रग्स का कल्चर और असले का कल्चर लेकर आए थे, और सारे ही जो अफगानी हैं वो ऐसे ही होते होंगे। हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन कितने कुछ अफगानीज के साथ हुआ होगा, लेकिन अप टू द मीडिया और न्यूज़ और इन चीज़ों से हमने अपना एक आर्ग्यूमेंट होल्ड कर लिया है। अक्सर जो ही हम इस किस्म का कोई आर्ग्यूमेंट होल्ड कर लेते हैं जिसके बारे में हमारे पास कोई बहुत साइंटिफिक एविडेंस तो नहीं होता, और लेकिन हम कंक्लूड कर लेते हैं कि किसी ग्रुप के या कम्युनिटी के सारे ही लोग ऐसे ही होंगे। एक और कंक्लूसिव हमारे पास आई है डेफिनेशन, प्रेजुडिस इज एन एटीट्यूड यूजुअली नेगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकती है प्रेजुडिस, टुवर्ड्स द मेंबर ऑफ सम ग्रुप बेस्ड सोनली ऑन देयर मेंबरशिप इन दैट ग्रुप। ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है, ये आपने जरूर याद कर लेनी है। ये स्टार डेफिनेशन है हमारी, ये बैरन वाली। प्रेजुडिस तब है कि जब हम किसी ग्रुप के बारे में फेवरेबल और अनफेवरेबल हो जाएं सोलली बेस्ड ऑन देयर मेंबरशिप इन दैट ग्रुप। नीचे एक और डेफिनेशन भी है, लर्नड एटीट्यूड टुवर्ड अ टारगेट
ऑब्जेक्ट, लेकिन सबसे अच्छी बैरन की डेफिनेशन है, आप यही याद कीजिएगा। इस डेफिनेशन के बाद फर्स्ट पॉइंट है हमारा डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन, सेकंड आप लिखेंगे, यानी ये साथ साथ सवाल याद रखते जाना है। सबसे पहले वो चीज़ें जो मैंने अभी बताई, एटीट्यूड की डेफिनेशन ABC ऑफ एटीट्यूड, फिर बताना है प्रेजुडिस इज ए फॉर्म ऑफ एटीट्यूड, फिर प्रेजुडिस क्या है, प्रेजुडिस की शुरू की इंट्रोडक्टरी 2 लाइंस और उसके बाद बैरन की डेफिनेशन। ये हो गया इंट्रोडक्शन प्रेजुडिस का और उसकी डेफिनेशन। सेकंड पॉइंट है हमारा, जैसे ये नजर आ रहा है मैंने सेकंड लिखा हुआ है, प्रेजुडिस एंड एटीट्यूड। कैसे है प्रेजुडिस, एक एटीट्यूड कैसे है। प्रेजुडिस आर एटीट्यूड्स हैं, ये हमारे एटीट्यूड क्या है, लाइकिंग, डिसलाइकिंग, फेवरेबलनेस, अनफेवरेबलनेस, लर्नड कैपेसिटीज, हमारी हमने जो दुनिया में आकर चीज़ें सीखी हैं ना, जो वो हमारे एटीट्यूड्स कहलाते हैं। मसलन इन्होंने एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है, कोई एक पैराग्राफ हम इसमें से याद कर लेते हैं। मैं यूजुअली जो ये मिडल वाले हैं ना वो मैं रिकमेंड करती हूँ। प्रेजुडिस इज एन एटीट्यूड दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मेनी वेज आर विच मे नॉट बी ओवरली और ओपनली एक्सप्रेस्ड एट ऑल। यूजुअली तो हम ये नहीं कहते, नहीं नहीं मैं ये ऐसे नहीं कह रहा, मुझे इसलिए नहीं सर्टन कॉस्ट के लोग बुरे लगते होते ही ऐसे हैं, कि कहेंगे क्यों, उन्होंने आपके साथ क्या किया है, देन दे विल नॉट हैव एनी आर्ग्यूमेंट, लेकिन वो ओपनली कॉन्फेस नहीं करेंगे। नंबर 1 ये चीज़ हो गई ना, इट्स एन एटीट्यूड कि खुद भी उनको दे लाइक आर डिसलाइक, बट लेकिन वो खुद भी ये नहीं करेंगे। प्रेजुडिस नीड नॉट ऑलवेज बी नेगेटिव, सारी प्रेजुडिस नेगेटिव नहीं होती। प्रेजुडिस इज इन फेवर ऑफ अ पर्सन और अ ग्रुप। मसलन आप किसी जगह पर गए हैं कोई काम करवाने, और मसलन आप पठान हैं, आप पश्तो स्पीकिंग है, आप बात कर रहे हैं पश्तो में, और आपको एक टेबल पे किसी ने सुन लिया और कहते हैं वो भी आपसे पश्तो में कम्युनिकेट करना शुरू हो गए हैं, और इस बेस के ऊपर आपका वो काम ज़रा जल्दी हो गया, आपको लेन में नहीं लगना पड़ा। अक्सर हम ऐसा करते हैं ना, तो ये दरअसल एक तासुब की छोटी सी किस्म होगी कि जिसमें हमने किसी को इसलिए फेवर किया है कि वो हमारी कास्ट का है, एथनिसिटी का है, हमारे रिलीजियस बैकग्राउंड का है, हमारे गांव का है, तो हम उसको फेवर देना शुरू कर देते हैं। तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ एटीट्यूड है। पॉजिटिव एटीट्यूड नेगेटिव भी होता है, तासुब और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इसमें हमने ये बताना है कि प्रेजुडिस इज ए फॉर्म ऑफ एटीट्यूड। थर्ड पॉइंट है हमारा प्रेजुडिस एंड कॉग्निटिव कंपोनेंट। क्योंकि प्रेजुडिस एक एटीट्यूड है तो इसके अंदर भी दोनों तरह के कंपोनेंट होंगे, पॉजिटिव भी, इसके अंदर भी ABC ऑफ एटीट्यूड पूरी होगी ना। तो इसके अंदर जो है वो किस तरह से है, prejudice, the cognitive component is simplistic and inaccurate. The affective component of prejudice involves strongly negative evaluation of the attitude objects accompanied by feelings of hostility, fear and hatred, and highly emotional quality of prejudice and discrimination makes these evaluations particularly resistant to change. अच्छा, याद क्या रखना है, सबसे मेन चीज़ है ना जो वो ये है कि जो कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ प्रेजुडिस है ना वो कहलाता है स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप्स कहते हैं ना, वो बहुत स्टीरियोटाइप थे, टिपिकल थिंकिंग रखता है। स्टीरियोटिपिकलनेस इज इन आवर थॉट प्रोसेस। जब हम किसी को फेवर दे रहे हैं या अनफेवर कर रहे हैं बेस्ड ऑन आवर मेंटल स्टेट, तो ये स्टीरियोटाइप कहलाएगा। ठीक है, तो हमने सोचा है, उसको देख के भी हमने बिहेव नहीं किया। अभी हम सिर्फ ना ABC ऑफ एटीट्यूड में ये C ऑफ एटीट्यूड है जो स्टीरियोटाइप है। एक्शन कंपोनेंट ऑफ प्रेजुडिस, एक्शन कंपोनेंट कौन सा है हमारा, बिहेवियरल कंपोनेंट। उसके बाद है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन इज ए सॉर्ट ऑफ एक्शन कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड। 3 चीजें आएंगी इसमें भी। अच्छा, इसको अब जरा हम समझते हैं कि क्या है डिस्क्रिमिनेशन। क्या है डिस्क्रिमिनेशन? इज द ओवर्ट बिहेवियर, जो बाहर नजर आता है। जब हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, तफरका करना, फर्क करना 2 चीज़ों में, तो ये डिस्क्रिमिनेशन आएगा। द बिहेवियरल कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन अदर्स अगेंस्ट अदर्स। प्रेजुडिस इज कंसिडर्ड एज वाइडली शेयर्ड ग्रुप नॉर्म्स, रेस एंड सेक्स। अच्छा, ये आ गया स्टीरियोटाइप जो हम कॉग्निशन की बात कर रहे थे। थोड़ा सा ये डिफरेंटली लिखा हुआ है, मैं इसको री एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्टीरियोटाइप्स है वो कॉग्निटिव कॉन्सिक्वेंसेज एंड कॉग्निटिव सोर्स। अब याद क्या रखना है ABC ऑफ एटीट्यूड में, A इज द अफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड। अफेक्टिव था ना, तो अफेक्टिव कंपोनेंट हमारी इमोशंस पर इन्वॉल्व होगा। B इज द बिहेवियरल कंपोनेंट, तो ये डिस्क्रिमिनेशन होगा, डिस्क्रिमिनेशन, इट इज द बिहेवियरल कंपोनेंट। C कॉग्निटिव कंपोनेंट जो कि स्टीरियोटाइप है। इसकी एग्जांपल मैं पहले आपको शेयर कर देती हूँ। आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए गए हैं, जो इंटरव्यूई है, जो आपका इंटरव्यूअर है, वो मसलन अब बाहर के मुल्क में वो एक पाकिस्तानी है
वो आपका देखता है सीवी और आप कहते हैं ओ आप पाकिस्तानी हैं, तो आप कहते हैं हाँ मैं पाकिस्तानी हूँ, आप कम्युनिकेट करते हैं। अब किसी और बंदे के भी उतने ही मार्क्स हैं इंटरव्यू में और काफ़ी आपकी प्रोफाइल मैच करती है सीवी किसी और के साथ और आपकी भी मैच करती है, लेकिन वो आपको हायर कर लेता है बिकॉज ऑफ योर एथनिक बैकग्राउंड जो आपका एक दूसरे से मैच करता है। तो ये कहलाएगा कि उसकी एक स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग है कि आई शुड एम्प्लॉय माई एथनिक बैकग्राउंड पर्सन, और ये उसकी स्टीरियोटाइप है। डिस्क्रिमिनेशन कब होगी? जब वो एक्चुअली हायर भी कर लेगा। अब ये उसका बिहेवियर है ना, उसने हायर कर लिया है, अब हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं। अब क्या है कि वो जो पर्सन है उसने आपका भी इंटरव्यू किया, एक आपके साथ एक और पर्सन है मसलन अफ्रीकन है, उसका इंटरव्यू भी किया, आप दोनों के मार्क्स इक्वल हैं इंटरव्यू तक भी और बाकी चीज़ें भी, आपकी प्रोफाइल मैच करती है। लेकिन उसने आप दोनों की जो टाई थी वो एक थर्ड पर्सन से पूछी कि मुझे किसको हायर करना चाहिए। उसने समझो कि कहा कि सेकंड पर्सन को हायर कर लो और वो उस पर्सन को हायर कर लेता है, आपको नहीं करता, हालांकि वो चाहता यही था कि आपको हायर करे। तो अब उसकी स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग तो है कि हमें अपने एथनिक बैकग्राउंड के लोगों को आगे लाना चाहिए, लेकिन उसने डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। डिस्क्रिमिनेशन कब होगी? जब वो हमारे बिहेवियर्स में शो होगी। उससे आसान में एग्जाम्पल लेते हैं, मसलन बाहर के मुल्कों में जो जिस तरह फ्रांस में हिजाब के ऊपर पाबंदी थी और हिजाब से नफरत की जाती है, अब वो लोग जो इंग्लिश लोग हैं वो हिजाबी लड़कियों से नफरत करते हैं या हमारी इस्लामिक वैल्यू से नफरत करते हैं। जब तक वो सिर्फ नफरत करते हैं और दिल में यूं ही एक लड़की सवार होती है और उसके दिल में एक बैड इन्फ्लुएंस आता है, वो कहता है वो मेरा दिन बहुत बुरा गुजरेगा, देखिए मैंने बस में एक हिजाबी लड़की सफ़र कर रही है। तो ये उसकी थॉट प्रोसेस है, ये कॉग्निशन है, ये स्टीरियोटाइप है। लेकिन अगर वो प्रैक्टिकली खुदा न खास्ता उसका हिजाब छीनता है, उस पर कमेंट करता है, फेशियल एक्सप्रेशन चेंज करता है, तो अब ये उसके बिहेवियर में वाज़ेह हो रहा है। अब ये डिस्क्रिमिनेशन है। डिस्क्रिमिनेशन इज द बिहेवियरल कंपोनेंट ऑफ प्रेजुडिस, स्टीरियोटाइप इज द कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ स्टीरियोटाइप। अब समझ आई? दोनों चीजें आपने अच्छी तरह समझनी है कि दरअसल ABC ऑफ एटीट्यूड प्रेजुडिस में कैसे नजर आती है, और इमोशंस दोनों में ही इन्वॉल्व होंगे। बेसिकली प्रेजुडिस खुद एक ऐसी चीज है कि जो इमोशंस पर बेस्ड है। इमोशंस की यूजुअली कोई बेस नहीं होती, जैसे हमने ऊपर पढ़ा ना प्रेजुडिस एंड एटीट्यूड की शुरू की एग्जांपल में, कि वो कोई खास पर्सन आंसर नहीं कर पाता और इवन वो मानता भी नहीं कि मैं प्रेजुडिस्ड हूँ। मुझे मेरे ज़हन में कोई प्रेजुडिस आई है, ये देखा यहाँ पर है, लिखा हुआ है कि द पर्सन में नॉट बी ओवरटली और ओपनली एक्सप्रेस इट एट ऑल। एक्सप्रेस भी नहीं करेगा, अदरवाइज कहेगा मैं नहीं हूँ प्रेजुडिस, क्योंकि वो अपने इमोशंस को खुद भी समटाइम अंडरस्टैंड नहीं कर पाता कि मैं एक तासुब का मुजाहिरा कर रहा हूँ। तो डिस्क्रिमिनेशन तफरका करना, बिहेवियरल और स्टीरियोटाइप, कॉग्निटिव कंपोनेंट। ये समझ आ गई? इतनी तीन अब पूरी आपने बनाते चले जाना है टाइमलाइन। एटीट्यूड फिर से बता देती हूँ। एटीट्यूड की डेफिनेशन आपने लिखी ABC कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड, प्रेजुडिस की डेफिनेशन बैरन वाली, उसके बाद आपने कंपोनेंट्स जो थे उसके प्रेजुडिस एंड एज ए फॉर्म ऑफ एटीट्यूड, और उसके बाद आपने स्टीरियोटाइप और डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, उसके जो यानी ABC है उसकी वो आपने एक्सप्लेन कर दी। पहले तो एटीट्यूड की थी ना, फिर आपने प्रेजुडिस की ABC एक्सप्लेन करनी है। कॉजेज क्या हैं, रीजंस क्या हैं, क्यों होती है, इसमें हम दो तरह से अप्रोचेस पढ़ेंगे। पहले हम ओवरऑल साइकोलॉजिकल अप्रोचेस पढ़ेंगे और उसके बाद हम कुछ थ्योरेटिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे। जो साइकोलॉजिकल अप्रोचेस हैं उसमें सबसे पहली अप्रोच आती है हमारे पास सोशियो कल्चरल अप्रोच, यानी जो हिस्ट्री है हमारी, जो लॉन्ग टर्म हिस्ट्री है। जैसे ये नफरतें और मोहब्बतें ना एक दिन में इवॉल्व नहीं होती हैं एक एथनिक बैकग्राउंड के लोगों के साथ या लोग, इस तरह हम नस्ल दर नस्ल स्टोरीज मुंतकिल करते चले जा रहे होते हैं और हम उन्हें बता रहे होते हैं कि यहूदी बुरे होते हैं, ये इस कम्युनिटी के लोग बुरे होते हैं, जो एक सर्टन कास्ट के लोग हैं वो बेवकूफ़ होते हैं, ये फलां लोग गंदे होते हैं, ये अच्छे होते हैं, और ये इनसे रिलेटेड लतीफ़े और स्टोरीज जनरेशन्स में ट्रैवल करती हैं। ये चीज़ कहलाएगी सोशियो कल्चरल अप्रोच। आगे आप रीड करेंगे आपको काफ़ी समझ आ जाएगी। मैं अंडरलाइन करा देती हूँ थोड़ा सा जो कर सकते हैं। यहाँ पे है historians often emphasize the total context overall background be in which prejudice has developed. They point to a broad socio-cultural force that causes the prejudice. The relative uplift, mobility of dominant and majority population, density, urbanization and so on, ये सारी चीज़ें शामिल होंगी। ये तीन लाइनों के बाद हम सेकंड पॉइंट पे आ जाएंगे। सेकंड अप्रोच है सिचुएशनल अप्रोच। सिचुएशनल अप्रोच सोशल लर्निंग थ्योरी आएगी एल्बर्ट बेंडोरा वाली।
ठीक है। अब ये सिचुएशनल अप्रोच क्या कहेगी कि जिस सिचुएशन में हम रहते हैं ना, जिस जो इन्वायरमेंट होता है किसी एरिया का, यानी अब दोनों डिफरेंट हैं। जो सोशियो कल्चरल है ये हिस्ट्री को इंपॉर्टेंस देते हैं कि हिस्ट्रीज में ट्रैवल करती है। जो सिचुएशनल है ये कहते हैं नहीं, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं ऑन दी स्पॉट, जो एटमॉस्फेरिक जो फैक्टर्स हैं वो मेजर रोल प्ले करते हैं, और वहाँ पर दे मे एक्सप्रेस प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। द प्रोसेस ऑफ रेनफोर्समेंट एंड मॉडलिंग द चाइल्ड, जिन चीज़ों के लिए हम बच्चे को शाबाश देते हैं, जिन बिलीव्स को अपनाने के लिए, मसलन हम खुद रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म को और रिलीजियस बिलीव्स को अहमियत देते हैं, और अगर कोई बच्चा एक्सट्रीम एटीट्यूड शो करता है तो हम उसको शाबाशी देते रहे हैं उसके बचपन में, और वो अपने इर्द गिर्द देखता है कि ऐसे लोगों को पसंद किया जाता है कि जो कुछ एक्सट्रीम एटीट्यूड अबाउट रिलीजन और एथनिसिटी और पेट्रोटिज्म, इन चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं और बच्चा यही चीज़ें सीखता है। तो प्रोसेस ऑफ कन्फॉर्मिटी हम पहले भी पढ़ चुके हैं ग्रुप में, कन्फॉर्मिंग टू ग्रुप नॉर्म्स, जो सोसाइटी के नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स हैं उन पर पूरा उतरने के लिए बच्चा कुछ बिहेवियर अडॉप्ट करता है। ये सिचुएशनल अप्रोच हो गई। साइकोडायनेमिक फ्रॉइड वाली, सिगमंड फ्रॉइड वाली, कि जो ये कहता है कि अनकॉन्शियस फोर्सेस फर्स्ट 5 years के अंदर हम बच्चा सीखता है, उसके अनकॉन्शियस का हिस्सा बन जाते हैं, और डीप इनसाइड हम कई चीज़ों के बारे में नफरत या मोहब्बत का इजहार करते हैं, और समटाइम हमें खुद भी नहीं पता होता, लेकिन दे आर प्रेजेंट डीप इनसाइड आवर साइकी। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, एन अथॉरिटेरियन मैन, वो बंदा जो बहुत अथॉरिटेटिव पर्सन है ना, हर एक के ऊपर डोमिनेट करना चाहता है, हैज़ रिप्रेस्ड, उसने अपनी जो थी फीलिंग्स थी या अपने इमोशंस थे रिप्रेस किए रखे, both his unacceptable faults and his anger against the harsh parental discipline of his upbringing। उसके बचपन में उसके पेरेंट्स ने बहुत हार्श ट्रेनिंग की है, और उसको जो गुस्सा आता रहा है उस टाइम पर वो उसके लिए अनएक्सेप्टेबल था, और उसने रिप्रेस कर दिया है अपनी मेमोरीज में, अनकॉन्शियस में धकेल दिया है, और अब वो अनकॉन्शियस इतना भर चुका है कि वो होस्टाइल होकर और प्रेजुडिस होकर और नेगेटिव होकर बाहर आ रहा है। तो ऐसे लोगों का जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, स्पेशली बचपन का एक्सपीरियंस, वो मैटर करता है। इंडिविजुअल टेंड टू बी इनसिक्योर, ऐसे लोग बड़े इनसिक्योर होते हैं, एंड थ्रेटन्ड हैव अ वीक ईगो, और उनकी ईगो बड़ी जल्दी हर्ट हो जाती है, छोटी छोटी बात पर वो ट्रिगर कर सकते हैं, उनका जो पॉइंट ऑफ ट्रिगर है वो बड़ा ही सेंसिटिव होता है। ऐसे है जैसे कि आप किसी जो माइंस है ना, वो जो होती हैं एक फॉल्ट लाइंस होती हैं, उन पे आप ट्रेवल कर रहे हैं और वो एकदम से फट जाएंगी, किसी भी टाइम पे वो फट सकते हैं। तो वजह ये होती है कि दरअसल to protect himself from resulting anxiety, he protects his fault and shortcomings and displaces his regressed anger onto a convenient and relatively powerless target, which is the minority group। और अगर माइनॉरिटी ग्रुप नहीं है तो हमने ये देखा कि डिस्प्लेसमेंट किसी भी एक कमज़ोर तबके के ऊपर हो सकती है, जैसे कि कोई पर्सन अपने बॉस से लड़ के आया तो अपनी बीवी के ऊपर गुस्सा निकाल रहा है। वो सोसाइटीज़ जो हाईली अनएम्प्लॉयड हैं, जॉब कंपटीशन ज़्यादा हैं, सोशल कंपैरिजन ज़्यादा हैं, वहाँ पर एंगर हॉस्टिलिटी ज़्यादा है, वहाँ पर इस किस्म की पर्सनैलिटीज़ भी ज़्यादा होंगी। अब ये देखना है कोई भी अप्रोच गलत या सही नहीं होती है, बल्कि डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट अप्रोचेज अप्लाई होती हैं। ये थर्ड अप्रोच हो गई। चौथी अप्रोच है हमारे पास फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच। ये है हमारी रूट कॉज। फिनोमिनोलॉजिकल का मतलब होता है इमोशन बेस्ड। पीछे हम देखें कि सारी बात ही प्रेजुडिस की क्या हो रही है कि इमोशन के ऊपर बेस्ड है प्रेजुडिस। समझो सबसे पहले एक तरह से एक जज्बात है हमारे, जिसकी वजह से हमारी थिंकिंग बायस्ड हो रही है, स्टीरियोटिपिकल हो रही है, या हमारा बिहेवियर बायस्ड हो रहा है, यानी हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। तो इमोशन रूट कॉज हो गई ना। तो ये फिनोमिनोलॉजिकल का वर्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव से आया है, वो कॉल रॉजर वाला और मैस्लो वाला, इब्राहिम मैस्लो वाला। और उसके अलावा इवन जो इस्लामिक साइकोलॉजी है वो भी फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच से बिलोंग करती है। यानी दरअसल हमारी जो इमोशंस हैं वो मैटर करते हैं, और हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारी पर्सनल परसेप्चुअल फील्ड, सेल्फ परसेप्शन, ये सारे वर्ड आएंगे। सेल्फ परसेप्शन, क्योंकि हर बंदा दुनिया को डिफरेंट नुक्ता नज़र से देखता है, तो जो आपका नुक्ता नज़र है, आपकी पर्सपेक्टिव है दुनिया को देखने की, वो डिसाइड करेगी कि आप कितने प्रेजुडिस्ड हैं या कितने कम प्रेजुडिस्ड इंसान हैं। फिनोमिनोलॉजिकल मेंटेन्स दैट वी डेवलप अ पिक्चर ऑफ वर्ल्ड थ्रू आवर सेंस, एंड दैट आवर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस इज द रियलिटी आउट ऑफ विच वी ऑपरेट।
ऑपरेट, हमारा ऑपरेट करना एक तरह से हमारा बिहेवियर भी है, तो ये हमारे सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस पे बेस करता है। 2 लाइनें लिखनी काफ़ी हैं। ये है हमारी अप्रोचेस, जो ओवरऑल साइकोलॉजिकल अप्रोचेस थी। कुछ टिपिकल थेरीज भी हैं जो कि ये तो ओवरऑल वर्ड चीज़ें थी ना, जो कि एक साइकोलॉजी की तमाम फील्ड से रिलेटेड है, डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लेन करती हैं। टिपिकल थेरीज हैं एक्सक्लूसिवली प्रेजुडिस को एक्सप्लेन करने के लिए। हम उनकी तरफ जरा आते हैं कि कुछ मैंने पेजेस कटवा दिए हैं यहाँ पे, ये आपने करने आपको ज़रूरी नहीं है। जो काजेस हैं उनके अंदर ये फैक्टर्स ऑफ प्रेजुडिस भी कहलाते हैं, थेरीज ऑफ प्रेजुडिस भी कहलाते हैं। तो यहाँ पर फैक्टर्स लिखा हुआ है, हम फैक्टर्स पे ही चलते हैं। फैक्टर का मतलब क्या होगा, कौन से अहम नुकात हैं इसके अलावा ना। ये तो ब्रॉड टर्म अप्रोचेस थी, इन अप्रोचेस में से कौन सी टिपिकल चीजें निकली है ना, ब्रॉड एक पूरी सेंस है, उसमें से कुछ टिपिकल फैक्टर्स हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में सबसे पहले फिर साइकोडायनामिक आया, जैसे हम फ्राइड को डिस्कस कर रहे थे। अब टिपिकल डिफेंस मैकेनिज्म की बात आई थी ऊपर, वो तो हमने कहा ना अनकॉन्शियस फोर्सेस हैं, ओवरऑल इंटिमिडेट होता है वो पर्सन, जल्दी होता है, परेशान हो जाता है और एंगर एक्सप्रेस कर देता है, सारी चीज़ें थी। तो इसमें एग्जैक्टली कुछ डिफेंस मैकेनिज्म के नाम हैं, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं, आप ऐड कर लें। The aggression is often directed at a safer and more convenient target. प्रोजेक्शन, ये ऊपर की ये वाला सारा काट देते हैं क्योंकि ये रेपिटेशन है, अगेन इन्होंने यही एक्सप्लेन किया हुआ है। प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन एक आप लफ्ज लिखोगे, यानी ये सिगमंड फ्रॉइड ने तो बताया ना कि साइकोएनालिटिकल थ्योरी कैसे एक्सप्लेन करती है कि क्यों बंदा प्रेजुडिस हो जाता है, उसका चाइल्डहुड बुरा गुजरा है, इनसिक्योर स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग थी, ये सारी चीज़ें। प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन तब करेगा कि क्योंकि उसके अपने अंदर खामियां हैं, वो खुद इनसिक्योर है, उसकी अपनी चाइल्डहुड ट्रेनिंग हार्श हुई है, उसकी अपनी फुलफिलमेंट नहीं हो सकी बचपन में, एंड उसकी डिजायर्स पूरी नहीं हुई, तो वो चीज़ें जो उसकी अपनी है, ही इज प्रोजेक्टिंग हिज फॉल्ट ऑन टू अनदर, कि दरअसल जो अदर पर्सन है वो हॉस्टाइल है, वो एंग्री है, वो फ्रस्ट्रेटेड है। तो ये चीज़ कहलाती है प्रोजेक्शन। तो आप नाम लिखेंगे और सिर्फ एक लाइन में एक्सप्लेन करेंगे, ज्यादा लंबा नहीं लिखना। स्टीरियोटाइप उसको में की अनदर सोर्स ऑफ प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन इज स्टीरियोटाइप एंड attributing fixed and unusually favorable or inaccurate conception to a category of people. इसकी भी सिर्फ नाम लिखेंगे और सिर्फ एक लाइन लिखेंगे कि दरअसल उसकी नेगेटिव थिंकिंग डेवलप हो जाएगी, ओवरऑल हर चीज़ के बारे में एक स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग डेवलप हो जाएगी ड्यू टू हिज इनसिक्योर पर्सनैलिटी। ये सारी चीज़ें हम लिख रहे हैं सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी में ही, पॉइंट्स लिखने हैं ये सारे। तीसरा पॉइंट है उसमें अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी। ओवरऑल पहले जैसे हमने देखा था, वो पर्सन जिनकी पेरेंट्स ने हार्श ट्रेनिंग की होती है ना, वो अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी की होती हैं। वो चाहते हैं हमारी कोई बात नेगेट ना की जाए, हमारी कोई बात रिजेक्ट ना की जाए, हमें हमारी हर बात मानी जाए, और उनकी ईगो बहुत ही जल्दी हर्ट हो जाती है। दे आर सिटिंग ऑन दी टिप ऑफ एन आइसबर्ग, वो किसी भी टाइम के ऊपर जैसे एक ट्रिगर, पॉइंट ऑफ ट्रिगर उनका स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे लोग ज्यादा प्रेजुडिस्ड होते हैं। स्केप गोटिंग के दरअसल ये आसान है ना, भाग जाना, एक चीज की जिम्मेदारी ना लेना। व्हाट इज स्केप गोटिंग? जिम्मेदारी ना लेना। जब आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं लेकिन आप जिम्मेदारी नहीं लेते और आप किसी इजी टारगेट को डिस्प्लेस कर देते हैं और कहते हैं इनका कसूर था। स्पेशली जिस तरह हमारे पॉलिटिकल सिनेरियोज हैं आजकल, तो जो अदारे हैं, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, हुकूमतें हैं, वो जिम्मेदारी नहीं लेती और आसानी से किसी मौत को टारगेट कर देती हैं। यहाँ पर उसकी जो थ्योरेटिकल नॉलेज, उसके स्पेशल फैक्टर्स हैं फ्राइड के, वो मुकम्मल होते हैं। फिर आते हैं सिचुएशनल अप्रोच के साइड लाइन फैक्टर्स। उसके फैक्टर्स में लर्निंग अप्रोच है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, नेगेटिव रेनफोर्समेंट, मॉडलिंग, विकेरियस रेनफोर्समेंट। ये 4 पॉइंट आपने याद रखने हैं, 4 लाइनें जरूर लिख कर आनी है, क्योंकि अल्टीमेटली यही आपकी जो एक तरह से लर्निंग है। प्रेजुडिस्ड इज ए फॉर्म ऑफ एटीट्यूड, तो ये उस एटीट्यूड को फॉर्म कर रही हैं, उसको बनाती हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अच्छा, हाउ टू, ये तो हमारा सारा थ्योरेटिकल नॉलेज कवर हो गया। हम इसको कम कैसे कर सकते हैं? अगला पॉइंट आएगा हाउ टू रिड्यूस प्रेजुडिस। इस हवाले से भी अब जो सारे ऊपर हमने पॉइंट्स पढ़े ना, जो काजेस थे, उन्हीं काजेस से ही हम उनके रिमूवल पे आएंगे। जैसे सिगमंड फ्रॉइड ने हमें जो बातें बताई अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी की, प्रोजेक्शन की, स्केप गोटिंग की, इनसिक्योर पेरेंटिंग की, उन सारी चीज़ों से हमें पता चलता है कि अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी थ्योरी,
अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी थ्योरी इंप्लाइज बाय चेंजिंग द पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर, ऐसे बंदे का पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर बदल दो, जो बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि फ्राइड ने कहा, बहुत डिटर्मिनिस्टिक था ना, उसने कहा पहले 5 साल में और जो जीन्स में एक तरह से हम डिटर्मिन होकर आए हैं तो बहुत ही कम हम आगे पीछे होते हैं, नहीं ज्यादा होते हैं। तो पहली पॉइंट ये कहेगा कि जी उसकी पर्सनैलिटी एक बंदे की चेंज करने की कोशिश करें। अगर वो अथॉरिटेटिव पर्सन है तो उसकी अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी है और वो उस चीज को कम करने की कोशिश करें। द नीड फॉर एन ईगो डिफेंस such as prejudice is removed by its nature, it is practically very difficult to achieve। सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं जी, वो है फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस। यानी अगर फ्रस्ट्रेशन एक सोसाइटी के अंदर कम की जाए, सबको बराबरी के मौके दिए जाएं, सबको तरक्की के कामयाबी के मौके दिए जाएं, तो तंग नजरी कम हो जाएगी सोसाइटी में ना, नैरो माइंडेडनेस कम होगी, इस वजह से अग्रेशन कम होगी। जब फ्रस्ट्रेशन और एग्रेशन कम होगी तो लोग कम तासुब का मुजाहिरा करेंगे। तासुब का मुजाहिरा तब होता है कि जब एक बंदे को लगता है कि मेरा हक मारा जा रहा है और माइनॉरिटी ग्रुप जो डिजर्व नहीं करता वो मेरा हक कैप्चर कर रहा है। तो ये बताते हैं दी थ्योरी ऑफ रिलेटिव डेप्रीवेशन प्रिवेंशन फ्रस्ट्रेशन लोअरिंग पीपल्स एक्सपेक्टेशन एंड प्रोवाइडिंग विद वेज टू वेंट देयर फ्रस्ट्रेशन इन लेस एंटी सोशल वे। जैसे कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें, लेकिन हमें नजर आया कि ये एक से नहीं, कुछ हद तक तो ये कम करता है प्रेजुडिस को, लेकिन और बहुत सी रीजंस निकल आती हैं, तो ये भी स्टिल हम प्रेजुडिस को कम करने में कामयाब नहीं हो सके हैं। तो पहले ही हमारे दोनों थ्योरीज तो फेल हो जाती हैं, लेकिन चले उन्होंने सॉल्यूशंस लिखे हैं, आप याद कर लें रटा लगा के एक एक लाइन में। थर्ड है ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। ऐसी जगह जहां पर हिट्रो कम्युनिटीज पाई जाती हैं, मोर देन वन कम्युनिटीज पाई जाती हैं, जैसे कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, ऐसी जगह जहां पर मुख्तलिफ एथनिसिटी के, मुख्तलिफ रिलीजियस बैकग्राउंड के लोग पाए जाते हैं, तो ऐसी कम्युनिटीज बनाई जाएं, ऐसी एक्टिविटीज मरतब की जाए कि उनका इंटरेक्शन हाई हो और उनकी आपस में तासुब की फिजा कम हो और वो एक दूसरे की नॉर्म्स, वैल्यूज, रिचुअल्स, कल्चर, मजहब, इन चीजों को ज्यादा अंडरस्टैंड करें। तो इस कोऑपरेशन से एक तरह से एक ओवरऑल एक न्यू कल्चर डेवलप हो, एक न्यू कल्चर इवॉल्व हो और वो कम प्रेजुडिस हो। फिर है जी सोशल आइडेंटिटी, ये इसी चीज के ऊपर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी पे कि ग्रुप्स में कॉन्फ्लिक्ट कम होगी तो बेहतर होगा। तो सोशल आइडेंटिटी भी कि लोग इंस्टेड ऑफ हैविंग देयर प्राइमरी आइडेंटिटी रेफरेंस आइडेंटिटी ग्रुप टू देयर एथनिक बैकग्राउंड, टू देयर कल्चरल बैकग्राउंड, टू देयर रिलीजियस बैकग्राउंड की बजाय जिस मुल्क में वो हैं, जैसे अमेरिका ने ना एक किया था कि अमेरिका इज अ कल्चर, तो लोग अपनी बहुत सी आइडेंटिटीज को पीछे छोड़कर एक कॉमन हर्ड में कन्वर्ट हो जाए, हर्ड बन जाए उनका, और वो अमेरिकन आइडेंटिटी अपनाएं। तो ये सोशल आइडेंटिटी है, कॉमन आइडेंटिटी अपनाई जाए और कम डिस्क्रिमिनेशन रह जाए सोसाइटी में। फिफ्थ है कॉन्टेक्ट हाइपोथेसिस, लोगों का कॉन्टेक्ट बढ़ाया जाए। उसके कुछ इन्होंने बातें बताई हैं। टू इंटरेक्टिंग ग्रुप मस्ट बी ऑफ इक्वल स्टेटस, लोगों का जो एक तरह से अपॉर्चुनिटीज हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज वगैरह इक्वल की जाएं, उनका इंटरेक्शन इंक्रीज किया जाए, वन ग्रुप मेंबर्स का दूसरे ग्रुप मेंबर्स के साथ एंगेजिंग एक्टिविटीज बनाई जाएं और सोशल नॉर्म्स डेवलप की जाएं जिसकी वजह से प्रेजुडिस कम किया जाए। इनके ऊपर जो मॉडर्न सोसाइटीज हैं वो सब इस चीज के ऊपर कहीं ना कहीं काम करती रहती हैं। आखिर में आप कंक्लूजन लिखेंगे, आपका 15 मार्क्स का सवाल मुकम्मल हो जाएगा, 10 मार्क्स का जो लॉन्ग क्वेश्चन है। तो कंक्लूजन आप खुद भी लिख सकते हैं, नहीं तो ये जो आखिरी लाइंस लिखी हुई हैं ये बड़ी अच्छी लिखी हुई हैं, आप कैमरा रोक के इसको देख सकते हैं, इनको आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए डिस्क्रिमिनेशन पे, आप डिस्क्रिमिनेशन की बैरन वाली मेन डेफिनेशन लिखेंगे जिसमें उसने लिखा है कि जब फेवरेबल और अनफेवरेबल एटीट्यूड ड्यू टू देयर मेंबरशिप इन अ सर्टेन ग्रुप, ये लाइन अगर आप लिखते हैं तो आपको नंबर मिलेंगे। साथ आप बताएंगे स्टीरियोटाइप इज द कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड, डिस्क्रिमिनेशन इज द बिहेवियरल कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड। तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो जाता है। मेरे चैनल के साथ बंधे रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।